नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिनमें हमने एरर को स्पॉट करना है सेंटेंस में। और ये क्वेश्चंस हमने सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो अभी 2014 वाला हुआ था प्रोबेबली मई में, और दूसरा अभी इसी महीने होने वाला है, उससे हमने लिए हैं। यानी जो 2014 का CDS 1 हुआ था उससे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं स्पॉट दी एरर के। यूपीएससी के वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर देखा और फिर सोचा कि इनमें से कुछ को डिस्कस करें। 20 क्वेश्चन टोटल थे, उनमें से सिर्फ 17 को हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो 3 हैं वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वजह उसकी 2 हैं। एक तो ये कि इस पे स्पेस थोड़ा कम है, दूसरी ये कि वो 3 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें सरसरी तौर पे मुझे कोई एरर नजर नहीं आई। आपको कुछ लगे कि उसमें एरर है, जो 3 छूट गए हैं, आप डिस्कस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सीरियस एस्पायरेंट है किसी भी एग्जाम के, सिर्फ सीडीएस के नहीं, किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जिसमें ये सेक्शन आता है, वो यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को क्लिक करें, उसमें 2014 को क्लिक करें और फिर CDS 1 को क्लिक करें, इंग्लिश सेक्शन को क्लिक करें, तो ये पेपर आ जाएगा और उसको पढ़ें, फिर इसको देखें। क्योंकि सेंटेंस कई बार हमने पूरे नहीं लिखे हैं इनमें, जैसे ही एरर का पता लगा हमने वहीं पे उसको छोड़ दिया ताकि हमारा डिस्कशन वाला पर्पस पूरा हो। आइए पहला क्वेश्चन। He asked her that whether she knew। देखिए ये इनडायरेक्ट बना हुआ है सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। और जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हमने वीडियो बनाई थी, इस टॉपिक को डिस्कस किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले को, तो हमने बताया था कि जब आस्क आ जाता है तो फिर दैट नहीं आता है। इफ या वेदर आते हैं या कुछ भी नहीं आता है, ये तो सेंटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है, पर दैट कभी नहीं आता है। तो ये सब बेशक थ्योरेटिकली आपको पता हो, जब तक सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको एकदम याद नहीं आएगा कि दैट लगाने से गलती हुई है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रैक्टिस खूब कीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि यहां पर गलती है। तो जैसे ही पता लगा कि इस सेंटेंस में यहां गलती है, तो हमने आगे का सेंटेंस लिखा ही नहीं। और इसमें एक दो चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ये सेंटेंस है एक, व्हाट इज योर नेम। इसकी 2 खास बातें हैं। एक तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, इसमें ये जो इज है, इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नहीं होगा जिस बात को मैं कहना चाहता हूं। इस सेंटेंस को दूसरे मतलब इस बात को समझाने के लिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ताकि एक ही बार में बात समझ आ जाए। जैसे व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग। व्हाट डिड यू ईट दिस मॉर्निंग। तो वो जो 2 बातें मैं बता रहा था आपको, वो ये था कि एक तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में है,
जिससे पता लग रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा ये कि ये जो इंटेरोगेटिव सूचक शब्द होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, whom, इसके एकदम बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो व्हाट डिड यू, यानी सब्जेक्ट है यू, यू और इस वर्ड के बीच में ये हेल्पिंग वर्ब आई है। ऐसा जब इंटेरोगेटिव का साइन हो, जब उस अवस्था में ऐसा होता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस किसी वाक्य के बीच में आए और सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो कि क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप हो जाए, जैसा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए भी होता है, तो ये या तो खत्म हो जाता है अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, या सब्जेक्ट के बाद आता है। यानी ये जो वर्ड है जो पर्सन सूचक वाक्य का बोध कराता है, उसके एकदम बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग या वर्ब नहीं आएगी और मेन वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट के बाद आएगी। ये बात आपने खास ध्यान रखनी है। इस तरह के सेंटेंस जिनमें ये एरर दिखा के लगभग हर पेपर में और हर एग्जाम में आता है। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे एक दो जगह और यही चीज, इसलिए मैंने शुरू में ही इसको बताना ठीक समझा। अगला सेंटेंस, until you do not go to the station। देखिए, इसमें जब ये अन लग गया टिल से पहले, तो सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव हो गया, तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज डबल नेगेटिव वाला फॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें यही गलती है, आपने यहां अंटिल भी लगा दिया और फिर आप इसको जो नेगेटिव का बोध कराने वाला वर्ड है डू नॉट, वो भी लगा दिया, तो डबल नेगेटिव हो गया। इसको आपने यहां से हटाना है अगर आपने सेंटेंस को एरर फ्री करना है तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा until you go to the station, until, unless। ये इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड हैं कि अपने आप में नेगेटिव है, उसके बाद फिर नेगेटिव का बोध कराने वाला शब्द प्रयोग नहीं होगा। अगला, I did not know they were going, nor could I understand why। ये ऐसा शब्द है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की सेंस देता है और हमें टेम्पटेशन होती है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इमीडिएटली आ जाए सब्जेक्ट आने से पहले, जैसा कि हमने वो डिस्कस किया था। तो व्हाई हैड यहां पर आ गया हेल्पिंग वर्ब और दे बाद में आया, और यही मिस्टेक है क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, तो आपने हेड को खत्म ही कर देना है यहां से, या इसके बाद लगाना है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सेंटेंस आपने पास्ट परफेक्ट में लिखना है या किसी और टेंस। तो ये बन जाएगा आई डिड नॉट नो दे वर गोइंग, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड व्हाई दे हैड लेफ्ट सो सून। यानी ये परस्पर स्थान बदल जाएंगे, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा सेंटेंस को ठीक होने के लिए, क्योंकि एंड में फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क होता एंड में, यानी सेंटेंस सिर्फ इतना होता व्हाई हैड दे लेफ्ट सो सून, क्वेश्चन मार्क क्या होता, तब ये सेंटेंस करेक्ट होता। अगर ही गोज टू ऑफिस बाय फुट,
ये कॉमन ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रीपोजिशन की है और हम बहुत बार गलतियां करते हैं। पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। मिस्टेक यहां पर है, हमेशा ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता, बाय बस होता है, बाय कार होता है, बाय व्हीकल होता है, बाय ट्रेन होता है, बट ऑन फुट होता है। नेक्स्ट, ये हो सकता है फोर्थ नंबर पे ना हो, ये कहीं लास्ट में जाके है ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन पेपर में। फोर्थ नंबर पे इसलिए लिखा है कि इनिशियली मैंने बोर्ड पे पूरे सेंटेंस लिख लिए थे, जब सेंटेंस ऐसे कुछ मिले कि जो डिस्कस नहीं करने थे उनको मिटाया गया और जो स्पेस बना लास्ट से उठा के वहां रख दिया। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स। देखिए ये बैक यहां पर लगाना गलत यूज हो जाएगा, गलत फ्रेज हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स। ये आप जितना पढ़ेंगे, जितना बोलेंगे, जितना सुनेंगे, आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि यार इसकी तो कुछ सेंस नहीं बन रही, कुछ गड़बड़ लग रही है। इसीलिए आप जब भी जितना भी हो सके इंग्लिश को पढ़ें, सुने, बोले, किसी भी भाषा को जानना या जानने का प्रयास करना उस प्रयास के बराबर है जो बच्चा चलना सीखने के लिए करता है। अगर बच्चा जब चलना सीखता है वो गिरने से डरे या उसके मां बाप डरे कि गिर जाएगा और चोट लग जाएगी और उसको प्रयास ही ना करने दें, तो वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। ऐसा मेरे ख्याल में आप एग्री होंगे इस बात की। वही बात अंग्रेजी सीखने के लिए, अगर आप बोलते हुए डरेंगे कि आप गलत बोल देंगे, तो आप जब 60 साल के हो जाएंगे तब भी डरेंगे, वो डर आपका बरकरार रहेगा। लेकिन आज अगर हिम्मत करके आप बोलें, शुरू में गलत बोलेंगे कोई बात नहीं, पर आप ये मत सोचिए कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ये समझिए कि आप सीख रहे हैं, और सीखते हुए गलत बोलता ही है आदमी। कोई भी हो, शुरू में हम अपनी मातृभाषा को भी गलत बोलते हैं तो शुरू में सीखते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को आप सीखेंगे शुरू में गलतियां तो होंगी। Sixth, the call of the seas have always। ये देखिए जो होता है ना, कई वाक्य में हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसमें है द कॉल, ये सब्जेक्ट है। द कॉल ऑफ द सीज, ये पूरा एक फ्रेज बन जाएगा और उसमें जो मेन बात है वो कॉल है। कॉल सिंगुलर है, इसलिए हैव की बजाय हैज होगा इस सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए ग्रामेटिकली। सातवां, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम। देखिए हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर, ये पहले भी डिस्कस किया है, बट मैं फिर आपको ये बता दूं, ये इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हार्डली, जब आप हार्डली से कोई सेंटेंस शुरू करें, स्केर्सली से करें और नो सूनर से करें। नोर से भी ऐसे ही होता है। जब आप इनसे किसी सेंटेंस को शुरू करें तो आपका सब्जेक्ट आने से पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। इसके इमीडिएटली बाद आपने सब्जेक्ट नहीं लगाना है, यही गलती इसमें है। हार्डली आई, आई तो सब्जेक्ट है, तो हैड यहां पर होगा और आई यहां पर होगा। हार्डली हैड आई लेफ्ट। Now it can be easily said that the population of this city is greater than any other city। देखिए इस शहर की जनसंख्या किसी और शहर से ज्यादा नहीं है, किसी और शहर की जनसंख्या से ज्यादा है। जनसंख्या का मुकाबला आप जनसंख्या से करेंगे, पॉपुलेशन को कंपेयर आप पॉपुलेशन से करेंगे। इसीलिए देन दैट ऑफ यहां पर आएगा जब ये सेंटेंस ठीक होगा। देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया और इन वर्ल्ड, जो आगे कुछ था वो था, पर मेटेरियल बात ये थी कि यहां पर दैट ऑफ मिसिंग। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालाचारी रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट और फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कुछ भी था।
पर मिस्टेक यहां पर थी, देखिए इसमें लास्ट में फुल स्टॉप है, वही जो शुरू में हमने डिस्कस किया था। जब लास्ट में फुल स्टॉप है तो वही के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा सब्जेक्ट आएगा। तो ये डिड हमारा यहां पर गलत है। अगला, द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सीइंग दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली जो वीडियो बनाई थी तो उसमें डिस्कस किया था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आमतौर पे आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस ढंग से बदलते हैं कि प्रेजेंट के टेंस अपने कोरस्पोंडिंग पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, ऐसा हमने कहा था। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था, जब कोई वैज्ञानिक सत्य हो, सार्वजनिक तथ्य हो, तब टेंस की परिवर्तन नहीं होता है, प्रेजेंट से उसका कोरस्पोंडिंग पास्ट नहीं बनता है, या कोई सेइंग हो, कहावत हो, तब भी ऐसा टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। और इन्होंने खुद ही कहा है कि सेइंग का मतलब कहावत, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है। ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी इज ही रहेगा, वाज नहीं होगा, यही इसमें गलती है। यहां पर वाज की बजाय इज होगा। अगला, गुलिवर ट्रेवल्स और गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, एक किताब है पर उसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स, बड़ी फेमस किताब है। मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, अगर आप सीरियस सीखना चाहते हैं अंग्रेजी तो इस तरह की किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में है और स्टोरी है तो आपको फॉलो करने में आसानी रहेगी। भाषा का सीखना आपको सिर्फ वोकैबुलरी या ग्रामर से नहीं होता, आपकी जो कॉमन सेंस होती है, कल्पना करने की शक्ति होती है, जो कहानी सुनने से आती है, वो भी आपको भाषा के सीखने में मदद करती है। इसीलिए गुलिवर ट्रेवल्स को पढ़े भी। खैर, कहने की बात ये थी कि गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, क्योंकि वो सिंगुलर है, एक ही किताब है, इसलिए आर नहीं आएगा, यहां पर ही जाएगा, ये एरर थी। अगला, द 100 रुपीज नोट्स, ये भी हमने एक जगह जिक्र किया था कि एक कंबाइंड मात्रा को ये सूचित कर रहा है, 100 रुपी नोट, तो ये रुपीस नहीं होगा, रुपी होगा यहां पर। 100 रुपी नोट, 100 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, 500 रुपी नोट, रुपीस नहीं होगा। 1 रुपी नोट, वहां भी रुपी होगा। अगला, द वे ही इज बिहेविंग ही विल सून स्पिल द बीन्स, आई एम अफ्रेड। इसमें कई जगह कॉन्ट्रैक्शन यूज्ड है, कोमा यूज्ड है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट देखिए, इसकी जब आप सेंस देखेंगे, वो कहना यह जा रहा है कि मुझे आशंका है कि जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है वह सब कुछ क्या बोले उसको, उगल देगा। मान लिया ऐसी कुछ सिचुएशन है कि किसी गिरोह के एक मेंबर को पकड़ रखा है, किसी आपराधिक गिरोह, और पुलिस वाले उससे जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, उसके जो दूसरे दोस्त जो पकड़े नहीं गए हैं, वो कहीं टीवी पे देख रहे हैं और वो कहते हैं यार ये जिस तरह से बर्ताव कर रहा है ना, लगता है कि ये सब कुछ उगल देगा। अब मुझे ये लगता है कि इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए यहां पर ये आना चाहिए, सीइंग दैट और गिवन दैट। गिवन दैट नहीं, गिवन थी, सीइंग या गिविंग यहां आना चाहिए। सीइंग द वे ही इज बिहेविंग, उसका बर्ताव देखकर, या गिविंग द वे ही इज बिहेविंग, गिवन द वे ही इज बिहेविंग, उसके व्यवहार को देखकर। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, सेंटेंस ठीक भी हो सकता है। इसलिए मैं ये आप लोगों के अपने विवेक पर छोड़ता हूं, कहीं और चेक कर लें जैसा ठीक लगे। मुझे लगता है कि सीइंग या गिवन द से पहले आना चाहिए, तब ये सेंटेंस बेटर सेंस बनाएगा। अगर मोस्ट ऑफ द
डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द प्रॉब्लम्स। और आगे भी कुछ था, पर मेन बात ये थी इसमें, ये इंडियंस ही ऐसे मिस्टेक करते हैं और अंग्रेजी जानने वाले ही करते हैं, क्योंकि जिनको अंग्रेजी कम आती है वो तो इस कोप विद को यूज ही नहीं करते। कोप के बाद अप नहीं होता है, सीधा कोप के बाद विद होता है, ये ध्यान रखने की बात। अगला, पीपल ब्लेम हिम फॉर बीइंग ए कोवार्ड पर्सन। ये पहले भी एक बार जिक्र किया था कि जब आपने कोवार्ड शब्द लगाया है तो उसके बाद ये पर्सन, मैन, बॉय लगाने की जरूरत नहीं है। कोवार्ड में अपने आप ही उस आदमी का परिचय दिया जाता है, वो इसमें ही सम्मिलित होता है। कोवार्ड बॉय, कोवार्ड पर्सन, कोवार्ड मैन, कोवार्ड वुमेन, कोवार्ड कांस्टेबल। कोवार्ड कहने से सब कुछ उसमें अपने आप ही आ जाता है। अगला, मीरा, और उसके बाद कुछ था, फिर could not hardly speak, इसमें भी डबल एरर है। हार्डली में अपने आप ही नेगेटिव सेंस होती है, हार्डली का मतलब ही होता है ना के बराबर, तो नोट की यहां पर जरूरत नहीं थी। could hardly speak, could hardly eat, could hardly walk, नोट लगाने की जरूरत नहीं है, डबल नेगेटिव हो जाता है। अगर इफ आई वॉज नोइंग, ये कंडीशनल का सेंटेंस, इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो है आई वुड हैव डन इट। तो जब हमने कंडीशनल वाले सेंटेंस किए थे तो उसमें देखा था कि जब वुड हैव और थर्ड फॉर्म आता है सेकंड क्लॉज में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें कंडीशनल सेंटेंस में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वीडियो आप उसको जरूर कर लें कंडीशनल सेंटेंस सीखने के। सवाल ये था कि जब आप जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड क्लॉज है, उसमें अगर वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्लॉज है, वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। उसको आप ऐसे लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या हैड को सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में होता है, ऐसे होना चाहिए। बट इसमें है इफ आई वॉज नोइंग, तो आई वॉज नोइंग की जगह होगा इफ आई हैड नोन और हैड आई नोन, ऐसे होगा। तो इस तरह से आज का हमारा ये डिस्कशन पूरा हुआ। हमारे एक व्यूअर ने यह भी पूछा है कि वोकैबुलरी को कैसे बनाएं। देखिए साहब, वोकैबुलरी को बनाने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे। वोकैबुलरी देखिए तीन तरह की आपकी होती है। एक वोकैबुलरी आपकी होती है रीडिंग वोकैबुलरी। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप जब पढ़ते हैं तो आप उनका अर्थ समझ जाते हैं, या तो जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं उससे हेल्प मिलती है, या आपने वर्ड कहीं देखा होता है और आप उस वर्ड का मीनिंग का अंदाजा लगा लेते हैं, वो आपकी रीडिंग वोकैबुलरी है। दूसरी आपकी राइटिंग वोकैबुलरी होती है। जब आप लिखने लगते हैं तो आप जितने वर्ड आप मीनिंग जानते हैं सबको राइटिंग में यूज नहीं कर सकते, आपको याद ही नहीं आएंगे। तो राइटिंग वोकैबुलरी रीडिंग वोकैबुलरी से छोटी होती है हर आदमी की। इसके बाद आपकी स्पीकिंग वोकैबुलरी होती है। आपने पढ़ते हुए, मान लिया 100 शब्दों को आप पढ़ते हुए अर्थ जानते हैं, लिखते हुए उस 100 में से 20 ही यूज कर पाएंगे और बोलते हुए 10 ही याद आएंगे आपको, क्योंकि बोलते हुए आपको स्पीड भी बनानी पड़ती है, आपको सब्जेक्ट मैटर सोचना भी पड़ता है। इसी तरह से आपको सबको पता ही है कि एक ज्ञान होना और इस तरह से
लेक्चर डिलीवर करना दूसरे को समझाने के लिए जबकि कोई सामने ना बैठा हो, उसमें बहुत फर्क है। जब आप लेसन दे रहे होते हैं इस तरह से, तो आपको पूरी प्लान करनी होती है। आपको आगे से आगे याद भी आना चाहिए कि आप सुनने वाले के दिमाग में क्या क्या सवाल होंगे। तो वही फर्क होता है। जब आपकी रीडिंग वोकैबुलरी आपको सब सामने दिखता है, आप उसका अर्थ लगा लेंगे। राइटिंग में फिर कुछ कम याद आएंगे, पर स्पीकिंग से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि आप जब बोलते हैं तब तो बिल्कुल ही आपको बहुत स्पीड से सोचना पड़ता है। इसलिए आप जितना सुनेंगे और अच्छे सोर्स से सुनें। मैं चाहूंगा कि बीबीसी का जो रेडियो का प्रोग्राम है, बीबीसी का टीवी का प्रोग्राम है, वो आप सुने। जितना सुनेंगे उतना ही अच्छा है। सुनते जाएंगे आपको समझ आने लगेगा। पढ़ें भी, अच्छे सोर्स की किताबें पढ़ें। जिस तरह से मैंने बताया कि अच्छी किताब है गुलिवर ट्रेवल्स, पढ़ें। कभी कभी लिखे भी, आप गलत लिखेंगे, अपने जो बिल्कुल खास दोस्त हैं उनको तो अंग्रेजी में ही चिट्ठी लिखे। गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, गलतियां होगी तभी तो अगली बार वो कम होगी। पहली बार एक पूरे लेटर में आपकी 10 गलतियां होंगी, अगली बार 6 होंगी, और धीरे धीरे बिल्कुल गलतियां बंद हो जाएंगी, गलतियां होनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। इसी तरह से बोलने का भी अभ्यास रखें, थोड़ा बस झिझके नहीं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय। इसी तरह चलता रहेगा। नमस्कार।